चलो, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज को समझना जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, इसमें क्या क्या सिलेबस पे है हम लोग का। दो चीज है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और दूसरा जो चीज है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स बोल सकते हो या फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटीज बोल सकते हो, उसमें कुछ भी आ सकता है। सो लेट्स टेक एग्जांपल डिबेंचर्स। ठीक है, फेमसली यही दो सम्स आते हैं, एक शेयर्स के एक डिबेंचर्स के। ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहता है एग्जाम में वो रहता है डिवेंचर्स, एंड उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी ऑफ शेयर्स, क्योंकि दो ही टॉपिक है। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दिया इसको कर लिया। एग्जाम में उस साल कौन सा आएगा वो नहीं बोल सकते, कुछ भी आ सकता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, बट जो जनरली ट्रेंड देखा गया है, डिवेंचर आता है। डिवेंचर में ओवरऑल कवरेज आपको जानना जरूरी है कि कैसे इस पूरा ट्रांजैक्शन को होता है। तो सबसे पहले ये समझो कि एक इन्वेस्टर है, एक इन्वेस्टर है, आप अपने आप को इन्वेस्टर समझ लो। आप डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, आप जब इन्वेस्ट कर रहे हो डिबेंचर में, सो डिबेंचर जो इशू करती है, ये कौन करती है? डिबेंचर इशूड बाय कंपनी। ठीक है, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे उसकी जो डिबेंचर इशू करेगी वो कंपनी। अभी फॉर एग्जांपल कि आप अगर देखोगे इधर पे, आपको बोलता है प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। ठीक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। कि जो आपको पैसे देंगे या इंटरेस्ट आपको जो देंगे वो होगी कंपनी। ठीक है, आपको जिससे इंटरेस्ट मांगना है वो आपको कंपनी से मांगना है। आपको इन्वेस्ट करोगे, आपने कंपनी को दिए पैसे, यू गिव मनी टू द कंपनी, एंड कंपनी ने आपसे जो पैसे दिए हैं इसके बदले आपको दिया जाएगा डिबेंचर्स। अगर हम लोग डिबेंचर्स से स्टार्ट कर दो, तो डिबेंचर्स डिबेंचर्स का क्या होता है? कूपन रेट होता है, सपोज 10%, 12% भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको देखिएगा डिबेंचर का रेट क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट स्टॉक्स दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट स्टॉक्स बेसिकली फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज जितने भी होंगे वो सारे इस टॉपिक में कवर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। 10% बोला है, चलो 10% ही हम लोग अज्यूम करके ले रहे हैं। अभी हम लोग का काम ये है कि जब जब कंपनी हमें इंटरेस्ट देगा, हमें अपने पैसे, सपोज हम लोगों ने 1 लाख रुपए लगाया, एकदम रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपया दिया, लगाया हमने, हमको हर साल कंपनी 10% के हिसाब से 10,000 इंटरेस्ट का पैसा हमको दे देगा। इंटरेस्ट कब देगा? इंटरेस्ट डेट जब आएगा, इंटरेस्ट डेट जब आएगा तब वो हमको देगा। हमको इंटरेस्ट का पैसा देगा, और हमको इंटरेस्ट कब देगा? जब जब इंटरेस्ट डेट आएगा, वी विल बी पेड बाय द कंपनी। ओके, क्या मिलेगा हमें? इंटरेस्ट मिलेगा। अभी इंटरेस्ट डेट कब होता है? जनरली आपको सब में एक साल एक इंटरेस्ट डेट देखने भी मिल सकता है, दो इंटरेस्ट डेट भी देखने मिल सकता है। एक इंटरेस्ट डेट हुआ, सपोज आपको बोला 31 दिसंबर को एवरी ईयर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर दो इंटरेस्ट हुआ तो आपको बोलेगा 31 दिसंबर को भी या फिर सितंबर को भी, ऐसा बोल सकता है। या बोला सितंबर, या फिर बोला 31 मार्च, आपको दो इंटरेस्ट डेट का ये सिनेरियोस, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। हम लोग को क्या करना है? बेसिकली उसके पास जाना है इंटरेस्ट वाले डेट पे और अपना इंटरेस्ट लेके आ जाना है। ठीक, ये एक लेग ऑफ द पोर्शन है। हम लोग कब से कब तक का इंटरेस्ट लाएंगे? जब से हमने सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया होगा। सपोज हम लोग इन्वेस्ट किए जून में और इंटरेस्ट मिल रहा है हम लोग को दिसंबर में, तो भाई जून से लेकर दिसंबर पीरियड का इंटरेस्ट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक, दूसरा बात याद रखेंगे हमेशा एकदम, इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन, is always calculated on nominal value। nominal value जिसे हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं। क्वेश्चन में आपको जो नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको इंटरेस्ट हमेशा उसी पे निकालना है। कॉस्ट प्राइस पे इंटरेस्ट मत निकलेगा, कितने में आपने खरीदा उससे कोई मतलब नहीं होता है ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है अपने नॉमिनल वैल्यू पे। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दैट इज द इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जो बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं वो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यही प्रिंसिपल को हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। रेट विल बी फिक्स, क्योंकि भाई रेट तो पता ही है, 10% डिवेंचर है तो वो पूरे सम में 10% ही रहेगा। टाइम विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आपने कब इन्वेस्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक लेग हुआ।
अभी मैं इसका दूसरा लेग समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप उससे पहले अभी कोई भी चीज को भी यहाँ से कॉपी मत करना, अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब मैं इसका दूसरा लेग समझाऊंगा। अभी क्या होता है, ये आप सपोज इन्वेस्टर एक्स हो, आप इन्वेस्टर एक्स हो। अब आपने कंपनी से इन्वेस्ट डिवेंचर नहीं लिया, कंपनी से किसी और ने इन्वेस्टमेंट लिया था। सपोज कंपनी से मिस्टर वाई ने डिवेंचर को खरीदा था। अभी सिचुएशन क्या हुआ कि मिस्टर वाई कंपनी से अगर खरीदा है डिवेंचर्स, तो मिस्टर वाई और कंपनी के बीच में जो जो सारा ट्रांजैक्शन अभी मैंने आपको एक्स के साथ समझाया, वो सारा ट्रांजैक्शन क्या चीज के साथ होगा, मिस्टर वाई और डिवेंचर कंपनी के साथ होगा। अभी ये जो ट्रांजैक्शन है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गया, उसके बाद आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। थोड़ा स्ट्रेस लगेगा, लेकिन एक बार आपको ये समझ में आ जाए, इसको बहुत शांति से समझने की कोशिश करना। मिस्टर एक्स अगर ऐसा करता है कि यही इन्वेस्टमेंट का जो लेग है मिस्टर वाई से खरीदता है, ठीक है। सपोज मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से खरीदता है, और मैं बोलता हूं ऑन अ पर्टिकुलर डेट खरीदता है। सपोज मैं इसको कर देता हूं अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में मिस्टर एक्स ने क्या किया, डिवेंचर को खरीदा है मिस्टर वाई से। सो मिस्टर वाई को कितने पैसे चाहिए होंगे, ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। मिस्टर वाई कौन है इस केस में हमारे, ही इज सेलिंग हिज डिवेंचर, एंड हम लोग कौन है, एज यूजुअल इन्वेस्टर ही हैं, बट हम लोग इस बार कंपनी से नहीं खरीद के वाई से खरीद रहे हैं। सो हम बन जाएंगे मालिक उसका कब से, अक्टूबर से, राइट। एंड हम लोग को वाई को उसको क्या क्या देना होगा, एक तो उसका जो खरीद दाम है, जो उसको सेलिंग प्राइस होगा, वो तो हम लोग देंगे। इस सेलिंग प्राइस में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, एक प्रिंसिपल वैल्यू इंक्लूडेड होगा, दूसरा क्या चीज इंक्लूडेड होगा, दैट विल बी द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा पीरियड तक का इंक्लूडेड होगा उसको समझिए। जब मिस्टर एक्स से ईयर के बिटवीन में या इंटरेस्ट देने के पहले एक्स ने वाई से खरीद लिया, क्योंकि इंटरेस्ट जो डिक्लेयर होगा वो कब होगा, सपोज साल में एक ही इंटरेस्ट रेट है। मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि साल में एक ही इंटरेस्ट रेट, अभी सब में डाल, ओके। साल में जब आप दिसंबर के महीने में जाओगे कंपनी के पास, तो ही जाके आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और कोई पूरा पीरियड साल में इंटरेस्ट नहीं देती है कंपनी, एक इंटरेस्ट से समझो। सो इन दिस सिनेरियो मिस्टर एक्स को वाई को कितने रुपए देने पड़ेंगे, या फिर यूं कहें कि वाई को मिस्टर एक्स से कितने रुपए लेने। सो एक्स पहले वो तो अपना जो प्राइस में बेचना चाहता है वो प्राइस लेगा, जो उसका वैल्यू होगा, प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो कब से कब तक का होगा। अब क्योंकि वाई ने अक्टूबर में बेच दिया इसको, एक्स को अपना डिबेंचर, सो वाई को कंपनी का अब कब से कब तक होल्ड कर रहा है वाई, लास्ट इंटरेस्ट डेट कब मिला होगा, 31 दिसंबर। वाई को इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर। सो वाई इस चीज का ओनर कब से कब तक था, जनवरी से लेके जनवरी टू जब तक वो बेचा। सपोज ये बेचा इसको 31 अक्टूबर बना देते इसको। सो जनवरी टू अक्टूबर ये ओनर ऑफ द डिवेंचर है। सो अब ये 3 महीने बाद, मतलब दिसंबर में अगर कंपनी के पास जाता, तो कंपनी के पास जब ये जाता तो इसको पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट मिलता। अगर ये सपोज बेचा नहीं होता वाई, किसी को भी अगर अपना डिवेंचर बेचा नहीं होता, तो वाई को कितना रुपया मिलेगा, पूरा साल का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अब वाई क्या किया, उसको बीच में ही भेज दिया, 31 अक्टूबर को ही भेज दिया एक्स को। सो अब वाई को कितना महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर। कितना महीना होता है कैलकुलेट कर लो, चलो चैट बॉक्स में लिख के बताना है, बोलना नहीं है किसी को, वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, चैट बॉक्स में ही लिखते रहिए। 10 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है, वेरी गुड। 10 मंथ्स का इंटरेस्ट कोई बड़ा बात नहीं है इसको समझने में, कि वाई को एक्स से 10 महीना का इंटरेस्ट का भी डिमांड करना चाहिए। क्यों डिमांड करना चाहिए, और एक्स क्यों दे आपको 10 महीना का इंटरेस्ट। एक्स बोलेगा तू कंपनी से ले लेना। एक्स को आपको क्या आर्गुमेंट देना है, वाई बोलेगा एक्स को, भाई तू जब कंपनी के पास जाएगा ना, कंपनी के पास कब जाएगा तू, अब तू डिवेंचर का मालिक हो गया, ठीक है, अक्टूबर से। तू जब कंपनी के पास जाएगा 31 दिसंबर को इंटरेस्ट लेने ना, तो कंपनी तुझे पहचानती है। कंपनी बोलेगी ये ले पूरे साल भर का इंटरेस्ट, किसको देगी, तेरे को देगी, मेरे को नहीं देगी। सो तुम ये कर, तुम जब कंपनी के पास एक्स जब कंपनी के पास जाएगा 31 दिसंबर को, तो एक्स को तो 12 महीने का इंटरेस्ट मिल ही जाएगा, राइट। सो एक्स अभी क्या करेगा, वाई को 9 मंथ जब तक का, मतलब 10 मंथ जब तक का ये ओनर था, 10 मंथ्स का जब तक का ये ओनर था, ये इंटरेस्ट उसको पे कर दे। तो इस सिचुएशन में एक्स का भी नुकसान नहीं होगा, वाई का भी नुकसान नहीं होगा। क्यों,
12 महीने का टोटल इंटरेस्ट पीरियड है, जिसमें वाई मालिक था 10 महीने का। तो एक्स अगर उसे 10 महीने का ये इंटरेस्ट 10 मंथ का दे देता है प्रिंसिपल वैल्यू के साथ, तो वाई का कोई नुकसान नहीं होगा। और एक्स को कितना महीने का मिलना चाहिए? एक्स मालिक बना था अक्टूबर से, तो यानी एक्स को मिलना चाहिए नवंबर दिसंबर का। कंपनी उसे देगी 12 महीने का इंटरेस्ट, उसमें से घटा देंगे हम 10 महीने का इंटरेस्ट जो ऑलरेडी उसने वाई को दे दिया, तो नेट में 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्स को वैसे का वैसे ही मिल जाएगा। तो एक्स को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग को इस चैप्टर में समझना है, ठीक है। सो होपफुली ये पोर्शन समझ में आया होगा, और इस डायग्राम को कॉपी कर लो, और फिर जब हम लोग सम्स करेंगे ना, तो एकदम बस इसी के थ्रू आपको पूरा कहानी क्लियर होते चलेगा। Okay, so we are doing this debenture portion now, which is very important for this semester, and फिर शेयर्स। सो इस पूरे डायग्राम को कॉपी कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना है। अभी बहुत सारा चीज हम लोग को सीखना है, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, बट इस पोर्शन से आपको फ्लो समझ में आएगा कि कैसे फ्लो को लेके जाना है। हो गया? सो होपफुली दिस हो गया सारा सबका ड्राइंग। अगर हो गया तो एक बार यस लिख देना, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, एक्सीलेंट। चलिए अभी हम लोग इसके बाद समझेंगे कि इंटरेस्ट के में और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। इंटरेस्ट में दो कॉन्सेप्ट और है, इसी को जब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, कम इंटरेस्ट बोल के, कम इंटरेस्ट, एंड दूसरा आपको दिया रहेगा एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? क्यूम्युलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट। ओके, सो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का क्या इंपैक्ट होगा सब में, उसको समझिए। क्यूम्युलेटिव ऑफ इंटरेस्ट आपको अगर बोलता है, इसके मतलब कि इस अमाउंट के अंदर जो भी अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आप एक क्वेश्चन को जो देखो कैसे लिखा रहता है, एट द रेट इतना कम इंटरेस्ट, फिर कैसे लिख सकते हैं? एट द रेट इतना एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या कि क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो आपको कॉस्ट दिया उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, और एक्स इंटरेस्ट मतलब जो आपको कॉस्ट दिया उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली एक्स का मतलब यही होता है कि हमारे साथ जो अब नहीं है, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होता है आपका, ये आपके पास नहीं है। लेकिन आप ट्रीटमेंट क्या करोगे? ट्रीटमेंट करोगे रिड्यूस, रिड्यूस फ्रॉम प्राइस टू अराइव एट कॉस्ट, टू अराइव एट कॉस्ट। वही बात करें एक्स इंटरेस्ट का, तो भाई एक्स इंटरेस्ट में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? एक्स इंटरेस्ट में डोंट रिड्यूस, सिंपल, डोंट रिड्यूस, जस्ट कैलकुलेट, जस्ट कैलकुलेट। क्योंकि नॉर्मल सा बात है भाई, एग्जिस्टेंस तो खत्म नहीं हुआ ना एक्स का, इंटरेस्ट है तो सही, तो आपको कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि जब हम लोग फॉर्मेट देखेंगे ना जब इसका, तो उसमें 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। सो तीनों कॉलम्स आपको फिगर्स डालने हैं और इंडिविजुअली अलग अलग जगह लिखना होगा। कौन सा फिगर कहाँ जाएगा? रिड्यूस फ्रॉम प्राइस टू अराइव एट कॉस्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट पहले निकालना है, रिड्यूस करना है उसको प्राइस से, फिर जो कॉस्ट आया वो आपके कॉस्ट कॉलम में जाएगा। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट चला गया। यहाँ पे क्या होगा? जो प्राइस दिया हुआ डायरेक्टली उसी को आपको कॉस्ट कॉलम में डाल देना है, और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके आपको लिखना है इंटरेस्ट के कॉलम में। ये हुआ 2 लेग्स ऑफ ट्रीटमेंट, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे लास्ट पॉइंट में, दैट इज द ब्रोकरेज, कि ब्रोकरेज को कैसे ट्रीट करते हैं। डन हो गया? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पोर्शन करेंगे ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है? ब्रोकरेज या फिर इसे दूसरे नाम से बुलाते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, इसको और भी कुछ भी कॉस्ट, जो भी कॉस्ट, ठीक है। अब इसका ट्रांजेक्शनल इंटरेस्ट से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट से इसका कोई लिंक नहीं है। ब्रोकरेज खरीदने पे लगता है या फिर कोई चीज को आप बेचोगे तो लगता है, जैसे हम लोग कोई सामान घर बेचते हैं तो लगता है ब्रोकरेज, दलाली देना पड़ता है। कोई भी चीज आप एक्वायर करते हो, अगर आप किसी के थ्रू कर रहे हो तो आपको ब्रोकरेज देना पड़ता है। सो ब्रोकरेज का इंपैक्ट कहाँ आएगा? ब्रोकरेज या तो परचेज में आएगा या फिर आपका सेल में आएगा। ऑब्वियसली गिवन इन द क्वेश्चन है तो आपको ब्रोकरेज का ट्रीटमेंट करना है, वरना आपको ब्रोकरेज का कोई भी ट्रीटमेंट करने का दरकार नहीं है, ठीक है। अभी परचेज हुआ तो क्या करना है ब्रोकरेज या फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, और अगर सेल हुआ तो क्या करना है ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, उसके बारे में समझेंगे। अगर परचेज होता है तो ब्रोकरेज और परचेज होता है तो क्या करोगे? एड टू दी कॉस्ट, एड टू कॉस्ट। इसका मतलब कि आप जब किसी सामान को खरीदने जाते हो 100 रुपए में, और कोई बोला कि भाई तेरा ब्रोकरेज भी लगेगा 10 रुपया, तो कितना उसका प्राइस हो जाएगा? 110 रुपया, ठीक है। सो हमेशा क्या होगा? दाम बढ़ जाएगा जब आप खरीदने जाओगे। जब आप बेचने जाओगे तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट, रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट। आप बोलोगे इसमें भी तो खर्चा लग ही रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? आप कोई चीज बेचने जा रहे हो तो आपको 100 रुपया मिलना चाहिए, बट अगर उसमें बेचने के वक्त खर्चा लग गया 10 रुपया, तो आपको कितना मिलेगा? 100 नहीं मिलेगा, 10 रुपया कम मिलेगा। इसका मतलब 90 रुपीज आपको मिलेगा इंस्टेड ऑफ 100। तो ब्रोकरेज का क्या ट्रीटमेंट करना है? परचेज करोगे तो ऐड टू द कॉस्ट, सेल करोगे तो रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए फटाफट, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंटरेस्ट। हो गया होगा तो यस लिख दीजिएगा अगर कंप्लीट हो जाए तो। यस हो गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे और सम्स के थ्रू हम लोग बहुत सारा चीज समझने वाले हैं। अब कुछ लिखा रहा हूं, इवेंट डेट्स। इवेंट डेट्स क्या होता है? इवेंट डेट्स पहले इसको आप बस लिख लीजिए, उसके बाद इस पर डिस्कशन करते हैं। ओपनिंग, परचेज, इंटरेस्ट, सेल, क्लोजिंग, सारे डेट्स को बोलते हैं इवेंट डेट्स। आज से मान लो कि ये सारे डेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट डेट्स। हर सम में ओपनिंग डेट रहेगा ही, सम स्टार्टिंग होगा तो ओपनिंग कुछ रहेगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हुआ तो ठीक है। परचेज होगा ही, सेल होगा, इंटरेस्ट का डेट आएगा ही आएगा, एंड क्लोजिंग का डेट भी आएगा ही आएगा। सो ये सारा ट्रांजैक्शंस जो है क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली रहेगा, दैट इज कॉल्ड द इवेंट डेट्स। क्या करना है इवेंट डेट्स का? उसके लिए एक लाइन लिखो, ऑलवेज कैलकुलेट, कैलकुलेट interest, always calculate interest from last interest date, last interest date to event date, to या फिर till event date, ठीक है। from last interest date till the event date। अगर इस लाइन को आपने बस अपने माइंड में बसा लिया ना, तो आप समझ लो आपका इन्वेस्टमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्यों? इतना सा नोट्स अगर आप ढंग से इसको सजा के लेके जाते हो ना एग्जाम के पहले, आपका काम हो गया। इंटरेस्ट चैप्टर आपका कभी कुछ रॉन्ग ही नहीं हो सकता, देयर इज नथिंग, नो स्कोप टू गेट योर क्वेश्चन रॉन्ग। इस लाइन को लिख लीजिएगा, ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टिल द इवेंट डेट। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ब्लाइंडली करेंगे, ब्लाइंडली मतलब कुछ भी नहीं देखना है, बस अगर आप इतना देख लिए, क्योंकि एग्जाम में आप इतना सोचने का टाइम नहीं रहता है, तो उसके लिए कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसको अप्लाई करते चलेंगे और आपका काम बढ़िया से होते चलेगा, ठीक है। अभी देखेंगे कैसे क्वेश्चन में ये सारा को अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक एक करके चलते हैं। सो एक्स लिमिटेड वाज डीलिंग इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और इसके बाद नीचे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, सबसे बढ़िया सम लिया है मैंने इसको, कैसे कैसे हैंडल करना है सब कुछ इसमें कवर होगा। इंटरेस्ट रेट भी देखिए, इसमें ब्रोकरेज भी दिया हुआ है, यहाँ ब्रोकरेज दिया हुआ है 1/8% एंड इंटरेस्ट डेट भी 2 दिया हुआ है, मार्च एंड सितंबर। सो पूरा थॉरो रिवीजन हो जाएगा एकदम, पूरा एक की सम में पूरा कंप्लीट रिवीजन आपके लिए रेडी है।
सो क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लेंगे, एक बार रीड कर लो। मैं एक 30 सेकंड्स टाइम देता हूँ, क्योंकि कुछ खास है नहीं रीड करने में, जस्ट एक रीडिंग दे दो क्वेश्चन। रीडिंग हो जाए तो एक यस लिख देना। डन, प्रीटी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ना, जहाँ पे आपको लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, परसेंट 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 परसेंट, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक्स लिमिटेड वाज डीलिंग इन 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और आपको नीचे बोला है कि प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2002, assuming that the brokerage payable at 1/8% in each case, details of the working are to be given। पूरा 10 मार्क्स का सम एकदम कंपलसरी, आप छोड़ नहीं सकते इस चैप्टर को। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे किसके बुक्स में बना रहे हो आप। सो इन दी बुक्स ऑफ, पहले तो इस बात को कंफर्म कर लेते हैं, सब लोग चैट बॉक्स में चालू रखेंगे अब, जिस तरह हम लोग कर रहे थे। इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, बताओ किसके बुक्स में आप बना रहे हो, क्वेश्चन चेक करके बताइए किसके बुक्स में बना रहे हो। इन्वेस्टर कौन है, हु इज द इन्वेस्टर, किसके बुक्स में बना रहे हो आप। एवरीबडी आंसर, पार्टिसिपेशन, एक्स लिमिटेड, सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, सो एक्स लिमिटेड के बुक्स में हम लोग बना रहे हैं, वी विल राइट एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड। नाउ क्या बना रहे हो, क्या है, इन्वेस्टमेंट का लेजर बना रहे हो। इन्वेस्टमेंट क्या चीज पे बना, क्या चीज पे इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन कितना गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, लिखा हुआ है भाई इन्वेस्टमेंट इन 10% गवर्नमेंट स्टॉक्स, 10% गवर्नमेंट स्टॉक्स। जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा एज इट इज हम लोग कॉपी करेंगे, उसमें हम लोग अपना बुद्धि कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ओके, सो 10% गवर्नमेंट स्टॉक्स अकाउंट डन। अभी नॉर्मल फॉर्मेट रेडी करो, जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं, बस पहले मेरा देख लो, उसके बाद करना, तो एटलीस्ट आपका स्पेस मैनेजमेंट सही से होगा। डेट पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, देन डेट particulars, nominal value, interest and cost। ओके, फॉर्मेट रेडी कर लो, उसके साथ भी और एक चीज बनाएंगे, वो भी फॉर्मेट रेडी कर लेना, फिर हम लोग सम्स को शुरू करेंगे। रेडी सर, एक बार इवेंट डेट्स वाला पार्ट दिखाइए। बिल्कुल दिखाते हैं, बाकी लोग तब तक फॉर्मेट रेडी करेंगे। ये लीजिए, चलिए रेडी करते हैं। इसके साथ बगल में आप एक और आप नीचे बना लेना, मैं तो यहाँ बना रहा हूँ। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आपको लास्ट में सब कुछ टैली कराने में हेल्प करेगा। सो ऐसा करके इसको बना लीजिए, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट स्लैश लॉस, इस तरह का एक फॉर्मेट बना लीजिए। वर्किंग नोट में चलेगा आपको, ये सारा टाइम आपको अपडेट करते चलना है, इसी को बनाते बनाते देखोगे लास्ट में आपका सम पूरा टैली कर गया। अभी वर्किंग नोट 1 है ये, वर्किंग नोट 2 भी चलेगा। सो आप ये अलग से, ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये पेज छोड़ देना, ठीक है। हाफ पेज छोड़ सकते हो, उसके नीचे आप ये बना सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये पूरा एक पेज कवर कर लेगा, हाफ हाफ पेज करके, और उसके बाद वर्किंग नोट 2 वगैरह हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। बिकॉज हर चीज वर्किंग बनाने बोला है, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप दूसरे से छाप के दे दोगे एग्जाम, वो नहीं चलेगा। नीचे लिखा हुआ है डिटेल्ड वर्किंग्स आर टू बी गिवन, नो फाकीबाजी, ठीक है। तो कुछ लोग पूछता वर्किंग नोट जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी है, और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट।
ओके, सबसे पहला आइटम देखोगे ट्रांजैक्शन को। अब देखो हर स्टार्टिंग करेंगे सम्स और इवेंट डेट्स आना शुरू हो जाएगा, और आपको हर इवेंट डेट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके इवेंट डेट तक, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 1 जनवरी 2002, ओपनिंग बैलेंस, फेस वैल्यू दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है, आपको दोनों चीज दिया हुआ है। सो आइए हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी 2002। इन्वेस्टमेंट एक एसेट का लेजर है। एसेट का लेजर जो होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए वो हमेशा स्टार्ट होता है डेबिट साइड से। सो ओपनिंग बैलेंस को हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। नॉमिनल वैल्यू की जगह हम लोग लिखेंगे नॉमिनल वैल्यू, द फेस वैल्यू, ठीक है, 30,000। कॉस्ट में लिखेंगे 25,000। ओपनिंग बैलेंस में आपको कुछ भी कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट नहीं रहता है, सीधा ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट में जाकर फिगर बिठा देना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना ही करना है। में इंटरेस्ट जीरो आ सकता है, लेकिन आपको कैलकुलेशन समझना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन का डेट आए, आपको सोचना वो इवेंट डेट है, और वहां से आपको ठीक देखना है लास्ट इंटरेस्ट डेट में। लास्ट इंटरेस्ट डेट से आपको देख के इंटरेस्ट को निकालने का कोशिश करना है। तो बताओ मेरे को, जनवरी इज द इवेंट डेट। हम लोग बात किए थे कि इवेंट डेट से ऑलवेज कैलकुलेट इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट इंटरेस्ट डेट टिल द इवेंट डेट। सो मेरा लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था इस सब में, जल्दी से मेरे को बताएंगे। दो इंटरेस्ट डेट हमारे पास क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में दो इंटरेस्ट डेट है जो हम देख रहे हैं, मार्च और सितंबर है। तो ठीक 1 जनवरी 30 सितंबर, सबका आंसर भी आ गया, वेरी गुड। 1 जनवरी के ठीक पहले वाला जो इवेंट डेट है वो क्या होगा? ऑब्वियसली सर इसके पहले ठीक क्या आया होगा? सितंबर आया होगा, मार्च तो नहीं आया होगा। इमीडिएटली पहले, ओके, आया तो ऐसे बोलोगे साल में दोनों ही चीज था। इमीडिएटली पहले कौन सा आया? मार्च आया। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन क्या पढ़े थे? नॉमिनल वैल्यू। तो हम लोग 30,000 रुपए पे, नॉमिनल वैल्यू है इस सम का 30,000, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट का रेट तो पूरे सम में फिक्स है 10% जो सिक्योरिटी का रेट है, मल्टीप्लाइड बाय क्या सीख रहे हो? लास्ट इंटरेस्ट रेट से यहां तक कितना महीना हुआ? 1 जनवरी तक। तो सितंबर के बाद से देखना है आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो आपको 3 मंथ्स देख के समझ में आता है कि इंटरेस्ट रेट है। इतना अगर समझ गया ना तो हर सम, पूरा सम इजी है एकदम। थोड़ा थोड़ा चीज आप नया नया सीखते चलोगे, बाकी पूरा सम आपको इजीली हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था ये पोर्शन आप समझ लिया, पूरा काम हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकालिए और बोलते जाइए। 750 आया आंसर एकदम का, एक्सीलेंट। आई होप इसमें तो कुछ रॉन्ग होगा नहीं। आपको वापस बोलिए, रिपीट कर देना। आपको सिंपल है, जो भी डेट चल रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन का डेट आएगा, उससे ठीक लास्ट इंटरेस्ट डेट को देखना है। लास्ट इंटरेस्ट डेट जनवरी के पहले आता है सितंबर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ मेंशन्ड है कि 2 बार इंटरेस्ट दिया जा रहा है, पेबल मार्च एंड सितंबर। तो जनवरी के पहले इमीडिएटली जो इंटरेस्ट आता है दैट इज सितंबर का डेट, ओके। वहां से आपको काउंट करना है मंथ। 30 सितंबर के बाद कितने महीने होते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर तो आ गया जनवरी, तो यानी 3 मंथ्स होते हैं। हर एक ट्रांजेक्शन में आप यही करोगे और कुछ भी अपना एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगाओगे, स्मूथली सम निकलेगा, ओके। सो अब क्योंकि इसमें लिख लिया, तो संग संग जाके पीएल वाला वर्किंग नोट में भी जाके प्लॉटिंग कर दोगे। क्या करोगे? इधर लिखोगे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, नॉमिनल वैल्यू में 30,000, कॉस्ट में 25,000, काम खत्म। ये बिठा के छोड़ दोगे, कुछ नहीं करना है इसको, ऐसे कैसे रहने दो। नॉमिनल वैल्यू और कॉस्ट, दो चीज फिगर भर के रखते चलोगे। जैसे जैसे ऐड होते जाए, परचेज होगा तो ऐड करते चलोगे, सेल होगा तो लेस। और अभी समझेंगे आस्ते आस्ते, पूरा पेशेंटली सुनते जाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। अब हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये चेक करते रहना, अरे आने वाला समय में कोई इंटरेस्ट डेट तो नहीं आ गया। जैसे 1 जनवरी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 1 मार्च को। क्या आने वाले समय के बीच में 1 जनवरी और मार्च के बीच में कोई इंटरेस्ट डेट आया? मतलब क्या 30 सितंबर या मार्च आया? नहीं आया, ठीक है। अगर आता तो उसका भी ट्रांजैक्शन करते। क्या करना है अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं आया है तो हम लोग 1 मार्च के एंट्री पे चलते हैं। 1 मार्च को परचेज हुआ है इन्वेस्टमेंट। अगर आप परचेज करते हो तो एंट्री क्या होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो इन्वेस्टमेंट आप परचेज किए हो तो आप क्या लिखोगे? टू बैंक, 1 मार्च 2002, 1 मार्च एंड 2002। अब देखो इधर 12,000 रुपया का ये स्टॉक क्वेश्चन था, जैसे मार्च में, क्योंकि टेक्स्ट करो चैट में सिर्फ चैट पे लिखो और कुछ भी बोलो नहीं, फिर सब बोलने लगेगा, दिक्कत हो जाएगा। सो 1 मार्च को आप परचेज किए हो, 12,000 रुपीज का यहाँ पे दिया हुआ है। जो ये पोर्शन दिया रहता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। एट द रेट जो है ये आपका कॉस्ट। अब ऐसा कॉस्ट कैसा दिख रहा है आपको इसको समझने में टाइम लगेगा, अभी मैं इसको कराता हूँ। लेकिन आप सोच लो ये एट द रेट जो होता है वो कॉस्ट होता है, ये जो डायरेक्ट दिया हुआ है ये होता है नॉमिनल वैल्यू।
सो पहले आपका हमेशा नॉमिनल वैल्यू लिखा रहता है, फिर नेम, क्या चीज खरीद रहे हो, एंड उसके बाद उसकी कॉस्ट। सो नॉमिनल वैल्यू, नेम एंड कॉस्ट, इस ऑर्डर में क्वेश्चन में प्रिंट रहता है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको पूरा को कन्वर्जन को करना है। ओके, चलिए अब आप क्या करोगे, वर्किंग नोट 2 बनाओगे मेरे साथ साथ और इस ट्रांजैक्शन को करेंगे। नॉमिनल वैल्यू तो पता ही है 12,000 है, तो इसमें कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं है, आप डायरेक्टली जाके नॉमिनल वैल्यू को प्लेस कर दो वहां पे और ब्रैकेट में लिखने चलो वर्किंग नोट 2, क्योंकि अभी कॉस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, वो नहीं निकल सकता अभी। तो वर्किंग नोट 2 में हम लोग बनाएंगे और उससे निकालेंगे कैसे कॉस्ट आता है। ठीक है, सो मैं इसको इतना स्पेस छोड़ देता हूं और नीचे वर्किंग नोट 2 शुरू कर रहा हूं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, बस वर्किंग नोट 2 लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, डेट्स चेंज करते चलेंगे। जैसे अभी इस ट्रांजैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस ट्रांजैक्शन का डेट लिखेंगे। जैसे अभी कर रहे हैं मैं 1 मार्च 2002 का, 1 मार्च 2002, तो ये डेट लिखेंगे। सबसे पहले कितना प्राइस में खरीदा उसको लिखेंगे, परचेज प्राइस, बिल्कुल ध्यान से एकदम करेंगे, कोई भी एरर नहीं। सो परचेज प्राइस लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि कितने में आपने खरीदा। आपको सबसे पहले यहाँ पे जो खरीदने वाला प्राइस है ये देख लेना है 91,7/8। संग संग क्वेश्चन में चेक करना है कि कहीं कोई ब्रोकरेज वगैरह है या नहीं। तो बोलता है कि अज्यूमिंग द ब्रोकरेज स्टॉक्स पेबल एट द रेट 1/8% इन ईच केस। तो ब्रोकरेज का क्या सीखे थे, परचेज करेंगे तो ऐड, अगर सेल करेंगे तो लेस। ठीक है, सो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। अभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको समझो। अभी जो फ्रैक्शन पोर्शन है इसको यूटिलाइज कैसे करना है, आप पहले लिखोगे नॉमिनल वैल्यू। परचेज प्राइस निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पहले लिखोगे नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू है 12,000। अभी इसके बाद मल्टीप्लाई, अभी लिखना मत, सिर्फ देखो, उसके बाद आराम से लिखते रहना, बहुत मौका देंगे। मल्टीप्लाई बाय 91 लिख के यहाँ छोड़ दिया, फिर यहाँ लगाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 7/8 है, 7/8 भी लिख दे, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब इसके बाद ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज को भी हम कितना है 1/8 है, मैं 1/8 लिख देता हूँ। जब भी परसेंट में रहेगा तो इसी तरह कैलकुलेशन चलेंगे, लिख दिया दोनों फ्रैक्शन को। अब परचेज है तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, ऐड, और मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ। सर्कल इसलिए कर रहा हूँ, जब सेल होगा तो तुम यही पोर्शन को बस चेंज करना। अगर ब्रोकरेज ऐड हो रहा है तो आप ऐड कर दोगे, अगर ब्रोकरेज सेल हो रहा है तो ब्रोकरेज लेस होगा तो उससे लेस हो जाएगा। इसका कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का काम अभी हम लोग बाद में करेंगे, अभी इसका सिर्फ ब्रोकरेज का चीज समझा रहे थे, कैसे ब्रोकरेज को ऐड करोगे। ये करने के बाद यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे ऐड कर दे, ऐड का साइन लगा देगा। ये जो बाहर जो ऐड का साइन लगाया है इसको कोई भी टच नहीं करना है, चाहे ब्रोकरेज परचेज हो चाहे सेल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कम इंटरेस्ट हो एक्स इंटरेस्ट हो, दिस इज अनटचेबल। ठीक है, इसको आप टच नहीं करोगे, ये हमेशा यहाँ पे प्लस रहेगा। और जो ये वाला पोर्शन है, ये जो सर्कल वाला किया हूं मैं, ये हमेशा आपका चेंज होता रहेगा। प्लस हुआ ब्रोकरेज में, हुआ परचेज हुआ तो ऐड, सेल हुआ तो लेस। कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट का इस लाइन से कोई मतलब ही नहीं होता परचेज कैलकुलेट करते वक्त, एकदम माइंड में इस चीज को क्लियर कर लो। ठीक है, ये चीज को आप ब्रैकेट में रख लो। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसको मेरे को सॉल्व करोगे और बाहर लगा दोगे परसेंटेज। मतलब करना क्या है, पहले आप इसको सॉल्व करोगे 7/8 प्लस 1/8, जो आंसर आएगा उसको 91 के साथ ऐड करोगे। जो आंसर आया, मतलब सपोज इस केस में कितना आएगा, एलसीएम देखो 8 आएगा, आपको करके नहीं दिखाना, बस सोचो 8 आया एलसीएम, यहाँ आएगा 7 + 1 तो 8 हो गया, ऊपर में भी 8/8 इज 1, 1 + 91 इज 92, तो यानी कितना परसेंट हो गया, 92%। अप्लाई दिस 92% ऑन 12,000 रुपया। ठीक है, दिस इज ₹12,000, इस पे इस परसेंटेज को अप्लाई करिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉस्ट कितने आए। एक जन निकाल लिया कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई करके 11,040 आ रहा है। एवरीबडी राइट 11,040, बाकी लोग भी कैलकुलेट करेंगे खुद से, सब लोग खुद से कैलकुलेट करो। 11,040 रुपीज, वेरी गुड। ठीक है, जिसका इसका आगे 11,040, वेरी गुड। यहां तक होपफुली सबको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो जरूर से पूछ लेना चैट में। अभी बात ध्यान से सुनना, अब बात करते हैं कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट। अगर ये कम इंटरेस्ट है तो अभी हमको और कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद ही जाके हम इस कॉस्ट कॉलम में लिख सकते हैं। अगर ये एक्स इंटरेस्ट होता हम सीधा यही फिगर को उठा के कॉस्ट कॉलम में लिख लेते हैं, कोई रोकता नहीं। ठीक है, सो क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट मींस क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंटरेस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जैसे ही कैलकुलेट करोगे
तो आपका सेम रूल्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू है भाई 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स 10%, period starting from last interest date till the event date. So this time my event date is 1st March. Last interest date क्या था, चलिए बताइए, सब लोग लिख के बताइए चैट में, what was the last interest date? 1st March के लिए लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या रहेगा, सितंबर। वेरी गुड आंसर। कितने मंथ्स हुए, चलिए मंथ्स बताइए, वहां से लेके यहां तक कितने मंथ्स होंगे, 5 मंथ्स आ रहे सबका। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 1st मार्च आ गया उसके बाद। सो 5/12 करिए एंड कैलकुलेशन करिए, हाउ मच इज द इंटरेस्ट। 500 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, बाकी लोग भी कंफर्म करते चलिए। वेरी गुड, एवरीबडी गेटिंग इट राइट, 500 रुपया, बहुत अच्छा। अब ये जो इंटरेस्ट है ये आप रिड्यूस कर दोगे और इसके बाद आप लिखिएगा इधर जो आपका कॉस्ट आया, माइनस करके बताइए कितना आपका कॉस्ट आ रहा है। 10,540, वेरी गुड, दो जन निकाला है, 10,540, राइट आंसर 10,540। ठीक है, इस कॉस्ट को उठा के अब लेजर में डाल दो, इजी। सो इससे इजी टेक्निक और कुछ नहीं हो सकता पढ़ने का। सो इसको उठा के अपने डाल देते हैं 10,540, यहाँ पे हम लोग 500 डाल देते हैं, काम खत्म। एक्स इंटरेस्ट होता तो क्या होता, यही वाला फिगर चला जाता कॉस्ट में, ये वाला चला जाता इंटरेस्ट में, ये निकालने का दरकार ही नहीं पड़ता। ठीक है, 3/12 कैसे हुआ, 3/12 नहीं है वो 5 है, 5/12 है। ओ माय गॉड, ये 5/12 है भाई, वैसे लिखा है 5/12। ठीक है, चलिए बिठा दीजिए इसको वहां पे। जैसे ही यहाँ पे आपका बिठाने का कार्यक्रम खत्म हो जाए, आप सीधे आ जाओ और इस टेबल पे परचेज किया है ना तो ऐड कर दीजिए, बहुत काम आता है ये। देखते हैं कितना है, 12,000 और 10,540, तो लिखो भाई 12,000 और 10,540, ये दोनों ही फिगर को आप ऐड कर दो। बैलेंस अभी मत करना, बैलेंस जब करना होगा मैं बता दूंगा। जब तक सेल ना हो तब तक हम बैलेंस करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में 3 मंथ्स, देखो 1 जनवरी है, इसके पहले इंटरेस्ट रेट कब आया था, सितंबर को, तो सितंबर से गिनती शुरू कर दो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स आ गए। डन एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट एंट्री का क्या करना है। यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी अपने को 3, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स और 4 एंट्रीज का सफर तय करना है। पेशेंटली सुनेंगे, अब आपको समझ में आएगा चैप्टर कितना इजी है, पोर्शन कितना इजी है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट रखना है। भारी है थोड़ा, नो डाउट, लेकिन चीज को एकदम स्लोली स्लोली लेके चलेंगे। मार्च के बाद आ गया भाई जून। क्या हम लोग को जून की एंट्री करनी चाहिए या उसके पहले कोई इवेंट डेट आ रहा है, कोई भी इवेंट डेट आ रहा है, चाहे वो ओपनिंग हो, चाहे वो परचेज हो, सेल हो, इंटरेस्ट हो, क्लोजिंग हो, कुछ भी आ रहा है तो बताइएगा, नहीं आ रहा है तो भाई कोई बात नहीं, आ रहा है, आ रहा है 31 मार्च आ रहा है। वेरी गुड, इंटरेस्ट डेट एक इवेंट डेट आ रहा है क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट पे हो रहा है, मार्च एंड सितंबर। सो मार्च में अब हम लोग चलेंगे भाई कंपनी के पास, जिस दिन के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे उसी दिन का इंतजार था हमें, हम लोग चल रहे हैं कंपनी के पास, जा रहे हैं, गए तो हम लोग कंपनी से इंटरेस्ट लेंगे। तो अभी तक पैसा दे रहे थे, अभी हम लोग को पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई इंटरेस्ट कब मिलेगा, इवेंट डेट है 31 मार्च, 31 मार्च। ओके, सो 31 मार्च को हम जब गए इंटरेस्ट लेने, तो इंटरेस्ट हमको बाई बैंक करके मेरे बैंक में आएगा। ओके, बाई बैंक अकाउंट कितना इंटरेस्ट आएगा चीज को समझेंगे, यही कैलकुलेट कर रहा हूँ। हमारे पास टोटल कितना था, 30,000 पहले से था, नया हम लोग का नॉमिनल वैल्यू कितना आया, 12,000 आया, तो हमारे पास कुल मिला के नॉमिनल वैल्यू कितना हो गया, 42,000 का। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सेम लॉजिक, इवेंट डेट है, लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके इवेंट डेट तक का इंटरेस्ट मिलेगा। तो लास्ट इंटरेस्ट डेट कितना था, अक्टूबर में, सितंबर महीना का था, वहां से मार्च तक गिनना है आपको, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का आपको इंटरेस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो 6/12 कैलकुलेट करेंगे और मेरे को बताएंगे कि इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है। वेरी गुड, 2100, दैट इज योर इंटरेस्ट अमाउंट एंड यू हैव डन इट वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, यहाँ तक अगर समझ रहे हो और रिस्पॉन्ड कर रहे हो इस तरह तो बहुत अच्छा कर रहे हो। 42,000 कैसे आया, ये देखिए मैंने ये टेबल इसलिए बनाया था, पहले से आपके पास कितने नॉमिनल वैल्यू के थे, 30,000, फिर आपने नया कितना खरीदा, 42,000, 12,000, 13, 30 और 12,
दैट विल गिव यू 42,000। ओके सर जी, चलिए आगे बढ़ेंगे और यस सर ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। 15 जून को बोल रहा है भाई हम लोगों ने बेचना शुरू किया, हमको भाई अपना डिवेंचर बेचना है, बेचो कोई बात नहीं। 15 जून को बेच रहे हो, बेचोगे तो सेम पैसा आएगा, तो मैं पहले डेट दे देता हूँ और 15 जून की स्टोरी लिख देता हूँ। बाय बैंक, पैसे मिलेंगे ये हम लोग श्योर है भाई। मैं इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा वो अभी वर्किंग नोट 2 करके ही लिखूंगा, क्योंकि मैं सारा जो कैलकुलेशन करने वाला हूँ वर्किंग नोट 2 में ही करने वाला हूँ, ज्यादा वर्किंग नोट नहीं दूंगा एग्जामिनर को ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। आइए बढ़ेंगे। बैंक अकाउंट में सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू तो अपने को आते ही लिख लेना, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होता, पहले नॉमिनल वैल्यू को लिख लिया करो 5,000। अब इंटरेस्ट कॉस्ट तो हमको निकालना पड़ेगा, तो मेहनत करना पड़ेगा। आ जाओ नीचे चलते हैं। सेम इस बार मैं क्या करूंगा, डेट चेंज कर दूंगा बस, खाली वर्किंग नोट 2 में ही मेंटेन करेंगे, 15 जून लिख देंगे 2002 और इसकी ट्रांजैक्शन प्राइस। इस बार परचेज प्राइस की जगह क्या हो जाएगा, सेल प्राइस। अब सेम कैलकुलेशन आप लोग यहां से करेंगे, ठीक है, लॉजिक सेम। 5,000 है तो भाई 5,000 नॉमिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट बड़ा वाला देंगे, फिर देखेंगे कितना में खरीदे, कितना बेचे हैं, 93 में बेचे हैं। ये साइन चेंज नहीं होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ परचेज और सेल, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रोकरेज। यहां से शुरू होगा 7/8 है, 7/8। अब ये वाला जो साइन है ये लिखे हुआ है, प्लस है, ब्रोकरेज अगर ऐड होगा, अगर परचेज है, अगर सेल होगा तो यही साइन बदल जाता है और माइनस हो जाता है। एंड ब्रोकरेज हम लोग का फिक्स है 1/8, ब्रैकेट बंद, क्लोज, परसेंटेज। कैलकुलेट करिए भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर। सब कुछ कैलकुलेट करके, मैं ये एक एक करके नहीं पूछूंगा, सब कुछ कैलकुलेट करके आउटर कॉलम में जो फिगर आएगी वो बता दो मेरे को। सब लोग निकाले, कुछ एक दो आदमी निकाल रहे हैं, सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट। 4,688, 4,584, दो आंसर आ रहा है, ऐसे अलग अलग क्यों आ रहा है भाई। जितना पूछा जाए उतना ही करो, ओवर स्मार्ट बन के आगे अगर करने जाओगे फिर तो क्या कनेक्शन, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर लिखेंगे काटेंगे लिखेंगे काटेंगे वैसा चलेगा, ठीक है। कम तो मैं ये फिगर पूछ रहा हूँ, ये फिगर अगर बोल रहे हो सब 4,688 ही है क्या, 4,688 है, चलिए 4,688। इसके बाद क्या करना है आपको, इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट है तो आपको उसको लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है साफ साफ, अगर एक्स इंटरेस्ट होता तो यही छोड़ देते, तो इंटरेस्ट आपको लेस करना है। इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो सिंपल है, अगेन 5,000 इज द नॉमिनल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स 10%। महीना कितना होगा, 15 जून इज योर इवेंट डेट। 15 जून से लास्ट इंटरेस्ट डेट पहले देखो कहां पे आता है और उसके बाद कैलकुलेट करो कितना होना चाहिए। कितना कितना आंसर आ रहा है, 2.5 मंथ्स, वेरी गुड। 2.5 मंथ समझा। लास्ट इंटरेस्ट डेट 15 जून के पहले क्या आया होगा, मार्च, 31 मार्च, अभी तो लेके आए। मार्च के बाद अप्रैल आता है, मई आता है और जून का 15 दिन है, सो आप लिखोगे 2.5/12। सॉल्व करें और इंटरेस्ट बताएं मेरे को कितना आ रहा है एवरीबडी। 104 इज द इंटरेस्ट, एक्सीलेंट, 104 इज द इंटरेस्ट। माइनस करेंगे, फाइनल आंसर बताएंगे 4। अब बताओ वो आंसर जो बता रहे थे इतना देर से। सो फाइनल इज कमिंग, बोलिए बोलिए, 4-5 कितना आप बोल रहे थे इतना देर से, तो 4,584 होपफुली, ठीक है 4,584। चलिए बढ़ते हैं और लिखते हैं 4,584। 4,584 आने के बाद अब आपको सिंपल सा पता है क्या करना है, ये आपको कॉस्ट वाले पोर्शन में लिख, तो बार बार लिख देता हूँ यहाँ पे कॉस्ट। बेसिकली है ये आप कितने में बेचे हो उसका पोर्शन निकालो, कॉस्ट सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि कॉस्ट कॉलम में लिख पाओ, ठीक है, वो चीज कनेक्ट हो आपको इसलिए। इंटरेस्ट हम लोग का आया था 104, सो यहाँ पे लिख देता हूँ 104, काम खत्म। अब जब भी आप बेचोगे, जब भी आप बेचोगे आपको हमेशा याद रखना है प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है, उसको निकालने बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जब भी आप बेचोगे आपको प्रॉफिट या फिर लॉस निकालना है, उसको निकाले बिना आप आगे नहीं बढ़ोगे। आइए इसमें निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा। जब भी बेचने का वक्त आ जाएगा, जब भी आप बेचना शुरू कर दोगे, तब आपको क्या करना है, यहाँ को बैलेंस कर लेना है, ठीक है, इसको बैलेंस कर लोगे। तो बैलेंस करने से ये आ रहा है 42,000 और ये आ रहा है, ऐड करेंगे इसको 35,540। आंसर एक बार कंफर्म करते चलेंगे चैट बॉक्स में मेरे को, सो पता चल जाएगा कि क्या आ रहा है आंसर।
कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ तक सब सही है। 35,540 वेरी गुड, सब सही है। चलिए अब क्या करोगे, इसके में 2-3 मेथड्स होते हैं, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, प्रॉफिट और लॉस निकालने का। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप हमेशा वेटेड एवरेज करोगे। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा, नीचे मेंशन रहेगा कि फाइंड प्रॉफिट एज पर फीफो मेथड या अप्लाई फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ये देखिए आपको दिखाते हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चंस भी रहता है। देखिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉसेस, शोइंग प्रॉफिट और लॉसेस अंडर फीफो मेथड, कुछ नहीं लिखा है। आप वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करोगे, सिंपल है। फीफो होगा तो पहले जो आया उसको पहले बेचोगे, सेम कैलकुलेशन पहले जो आया उस पर करोगे। अभी क्या कैलकुलेशन है वो समझो। यहां से माइनस करोगे, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। क्योंकि हमें पता है भाई कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, वेटेड एवरेज मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड करना क्या है, फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, लिखोगे टोटल कॉस्ट बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड। मैं इस फॉर्मूला को यहाँ लिख दिया तुम्हारे लिए, फॉर्मूला को फॉलो करने के लिए। मैं इसको भी मिटाऊंगा और अपना सम से यहाँ करूंगा, तो फटाफट फॉर्मूला को लिख लीजिए। टोटल कॉस्ट बाई टोटल नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। न्यूमरेटर में ही रहेगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ऐसे बड़ा करके लिखे तो आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा करके आप लिख लीजिए। डन। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, हो गया होगा यहाँ तक। टोटल कॉस्ट बाई टोटल नॉमिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। क्या रहा है इसमें, ओके। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सो टोटल कॉस्ट देखो आपका कितना आया, टोटल कॉस्ट का कॉलम में 35540, 35540, दिस इज योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू, दैट इज द 42,000 आपका दिया हुआ है सामने, टोटल नॉमिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कितना इन्वेस्टमेंट आपने बेचा उसकी नॉमिनल वैल्यू बताइए, हम लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट नॉमिनल वैल्यू का बेचा है। ये तो साफ साफ हमको इस कॉलम से ही मिल जाएगा कि नॉमिनल वैल्यू कितना था, जितना का हम लोग बेचे, 5,000 रुपए का हम लोग बेचे, मल्टीप्लाइड बाई 5,000। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे फिगर्स निकलेगा उस पर ध्यान देंगे, किस तरह प्रोसेस कर रहे हैं सब बनाने को उसको ध्यान देंगे, ताकि स्मूथली बने एग्जाम में। तो भाई यहाँ से हम घटा देते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया 5,000 का माल बेचे हैं, तो नॉमिनल वैल्यू से नॉमिनल वैल्यू घटा देते हैं। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कितने कॉस्ट का बेचे हैं वो आप बताइए मेरे को, कितने का बेचे हो कैलकुलेट करके कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड बताइए। 4231 आ रहा है आंसर सबका, 4231 आ रहा है, चेक करते रहेंगे। अब इसी के बगल में क्या करोगे सुनो, पहले कितना का बेचे हो, सेल प्राइस 4584, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देना इसी के बगल में 4584, माइनस कर देना जो उसकी कॉस्ट है 4231, इससे आ जाएगा आपका प्रॉफिट या फिर लॉस। तो आपका जो भी आंसर आए, अगर पॉजिटिव में आए तो मैंने ऊपर ही लिख दिया है प्रॉफिट, और अगर नेगेटिव में आए तो आप लिख देना लॉस। तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करके मेरे को फिगर बताओ। 353 रुपया प्रॉफिट बोल रही है, 353 इज द प्रॉफिट। मैं इधर पी लिख देता हूँ, 353 इज द प्रॉफिट। ओके ग्रेट। सो 353 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को कैसे ट्रीट करेंगे उसको भी देख लेंगे, यहाँ तक कॉपी कर लें, इसे बैलेंस कर दें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ तो आ जाएगा 37,000, ये वाला बैलेंस करके मेरे को बताओ क्या आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज टेल मी, बैलेंस करके बताएंगे। ये आ रहा है 31309, 31309। कोई एक जन कंफर्म कर लो, यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 31309 डन।
इस प्रॉफिट को यहीं रखते हैं, जब सब में सारे प्रॉफिट्स वगैरह के ट्रांजैक्शन हो जाएंगे तब हम लोग इसको ट्रांसफर करने का सोचेंगे एक साथ। अभी फिलहाल इसको यहीं के यहीं छोड़ देते हैं, याद रखना है इसके ट्रांजैक्शन करने बाकी है। याद नहीं रहेगा तो इसके बगल में ऐसा करके स्टार लगा लेना, तो आपको याद रहेगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक का पूरा काम हो गया। जब तक एक भी काम नहीं बचा रहे तब तक कोई भी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बढ़ना ही मत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। 1 अगस्त को ट्रांजैक्शन आया है, परचेज का ट्रांजैक्शन है। अब फास्ट करते हैं, अब तो ये समझ में आ गया आपको। 1 अगस्त का ट्रांजैक्शन है तो परचेज हुआ है, तो 1 अगस्त 2002 का ट्रांजैक्शन है। परचेज हुआ है 8000 रुपीज का, तो हम लोग टू बैंक लिखेंगे। और 8000 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू की परचेज हुई है। 8000 नॉमिनल वैल्यू का अगर आपका परचेज हुआ है तो आप क्या करोगे, कॉस्ट कैसे निकलेगा, सारा चीज सेम है आपका, कैलकुलेशन वगैरह सब आपको आना चाहिए। करिए अभी तक जैसा आपने किए सिखाया हुआ है। एक्स इंटरेस्ट है तो मैं साथ भी करूंगा आपका, बट आप लोग भी पहले मेरे करिए। एक्स इंटरेस्ट है, वर्किंग नोट वही रहेगा, बस डेट चेंज हो जाएगा, वर्किंग नोट का नाम बदलेगा नहीं। 1 अगस्त 2002 परचेज प्राइस, परचेज प्राइस, ठीक है। सो अब परचेज प्राइस लिखने के बाद कितने का है ये, 8000 रुपए का, तो रुपीज 8000 इज द नॉमिनल वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट खोलेंगे, 90 रुपया लिखेंगे, फिर 3/8 है तो प्लस, ब्रैकेट ओपन, 3/8 परचेज है तो भाई ये वाला साइन प्लस हो जाएगा, बंद करेंगे, ब्रैकेट को भी बंद करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा परचेज का। 7240 मेरे पास एक आंसर आ रहा है, 2 आंसर आया, 3 आंसर, गजब गजब, ठीक है। इसी स्पीड से अगर सही सही करते रहोगे तो एग्जाम में भी आपका कोई चांस नहीं है रॉन्ग होने का। 7240 आ रहा है। अब क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है, मैं पहले ही ना जाके लिख दूंगा कॉस्ट के कॉलम में, ताकि मुझसे गलती ना हो माइनस होने का, हो भी गया तो रॉन्ग नहीं होगा सम, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देखा भाई अभी एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, पहले जाके चुपचाप यहाँ लिख देता हूँ ताकि कोई एरर अवॉइड हो जाए। कोई भी एरर होने का सोच ही नहीं है, माइंड में भी आया माइनस करने का तो नहीं करेंगे। एक्स इंटरेस्ट होते साथ 7240 यहाँ लिख देंगे। अब बचा इंटरेस्ट, तो पता है भाई इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और लिख देना है, तो अब माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके रख देंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ एक्स इंटरेस्ट, दैट इज सो सिंपल। 8000 into 10% into how many months, tell me। 1 अगस्त है, लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या था भाई, मार्च, वहां से गिनती करें और मंथ बताए मेरे को कितना महीना लेगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो सब लोग, बढ़िया से बताओ, सही सही करते रहना। क्या सिचुएशन है, 7240 कैसे आया मेरा 72, वो तुमने परसेंटेज नहीं दबाया इसलिए तुम्हारा 2 जीरो ज्यादा आ रहा है। बताइए कितना मंथ होगा यहां से, टेल मी, हाउ मेनी मंथ्स, 4 मंथ्स, सब लिख रहे हैं 4 मंथ्स। सो मार्च के बाद बेसिकली अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना ही है, तो आपको 4 महीना लेना है 4/12। इंटरेस्ट कैलकुलेट करके फाइनल आंसर, हाउ मच इज द इंटरेस्ट, 267 आ रहा है, एक जन कंफर्म करना, ईशा का आंसर आ रहा है 267, 267 सब लोगों ने कंफर्म कर दिया, वेरी गुड, 267। आइए इंटरेस्ट कॉलम में 267 को लिख देते हैं, अपना ये भी काम खत्म हो गया। तो देख रहे हो कि कितना आसान है चीज, आपको एक एक करके काम बनता चलेगा, ठीक है। 216 सबका आ गया, वेरी गुड। अब अगेन हड़बड़ाना नहीं है, जैसे ही ये काम हो जाए भाई सीधा जाके यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। तो हम लोगों ने फिर से परचेज किया है, और इसमें ज्यादा आपको सजा के लिखने का नहीं है, डायरेक्टली फिगर्स वगैरह लिख दिया करो। तो आपने कितने का किया, 8000 और 7240, 8000 7240। क्यों लिखते रहते हैं, ताकि अगर वापस से कोई सेल हो फिर मेरे को पकड़ में आ जाए, ताकि मेरा कोई इंटरेस्ट जब लेने का डेट आए तो यही से अपने समझ लो, इतना मेरे को माथा नहीं लगाना है। परचेज हो गया, चलो अब देखते हैं। फिर 1 सितंबर आया, 1 सितंबर को फिर सेल किया, वाह देखो पूरा घटा के मार डालेगा सर। 1 सितंबर को पूरा फिर सेल किया, चलो ये थोड़ा फास्ट करो, एक्स इंटरेस्ट वाले में डायरेक्ट तुम लोग से फिगर लूंगा, ठीक है, सॉल्व करके भी नहीं दूंगा, ये वाला आप तुमको करना है। अच्छा, यहाँ पे वर्किंग नोट 2 नहीं लिखा आप लोग, ये चीज को ध्यान रखना, पूरा सफाई से करो, समझो इस तरह की एग्जाम में पूरा मार्क्स मिले। सो 1 सितंबर 2002 का ट्रांजैक्शन है, बेचे हो बाय बैंक, बाय बैंक सभी जन खुद से करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे कि डायरेक्टली, मैं नॉमिनल वैल्यू तो लिख ही देता हूँ 4000। अब मेरे को तुम लोग इंटरेस्ट और सेल वैल्यू दोनों चीज खुद से बताओ।
कैलकुलेट करके इंटरेस्ट और सेल वैल्यू बताइए। 4000 इंटू 94% बोल रहा है 3760। वेरी गुड, सब लोग 3760 मेरे को बता रहे हो, एक्सीलेंट। और मेरे को इंटरेस्ट बताओ। ₹167 इंटरेस्ट। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। 167 रुपीज, बहुत इजी था। कम इंटरेस्ट नहीं रहने से तो आधा काम ऐसे इजी हो जाता है। ये भी एक्स इंटरेस्ट ही था। सो एक्स इंटरेस्ट होते साथ ही आपका मैक्सिमम काम सलट जाता है। ठीक है, 167। अब आ जाते हैं वापस से टेबल पे बनाते हैं। अब इस बार वापस से तुम लोग कैलकुलेट कर देना कैसे इसको सेल करेंगे। ठीक है, सेम लिखेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ब्रैकेट में कैलकुलेशन। यहाँ पे पहले मैं माइनस कर देता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल तो मैंने किया नहीं है। 37,845,000 एंड दिस ऐड करके बताओ ये वाला कितना आएगा। चैट में चालू रखेंगे कैलकुलेशंस। कितना आएगा? 31,309,7240। 38,549। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए 38,549 कैलकुलेशन चालू रखेंगे। अब ये वाला करिए, सेम फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट बाय टोटल नॉमिनल वैल्यू इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड मैं यहाँ से देख के लिख देता हूँ 4000, बाकी तुम लोग कैलकुलेट करो। सो 4000 से मल्टीप्लाई होगा और टोटल कॉस्ट इज 38,549 डिवाइडेड बाय 45,000। कितने ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, बताइए आया कितना 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 कितना? 3427 आ रहा है। एवरीबडी अग्रीइंग विद 3427? ठीक है, सो 3427 आपका ये आ गया कॉस्ट। आपने बेचा कितने में था? आपने बेचा था 3760, 3760 में आपने बेचा और कॉस्ट है 3427। आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस? आपको साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट ही हुआ है। 333 रुपीज की प्रॉफिट हुई है। पॉजिटिव आएगी तो प्रॉफिट, नेगेटिव आएगी तो लॉस। सो 333 रुपए के आपको प्रॉफिट हो गए। तो दो प्रॉफिट हो गए। अब आपको मैं बैलेंस कर लेता हूँ 41,000 और ये माइनस करके प्लीज कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे। दिस प्रॉफिट ऐड करके बताइए। इसके बाद कौन सा चैप्टर उसको उसका हड़बड़ी है फटाफट। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आना, आराम से करते रहेंगे, बहुत टाइम है। बताइए मेरे को टोटल करके क्या बैलेंस आ रहा है? 35123 आ रहा है आंसर। सो 9 minus 7 1 35712 35712 कंफर्म करेंगे इसका आंसर। 35712 बोली थी या 122? 35122, अच्छा सॉरी 35122 तो 35122। एक्सीलेंट आया, वेरी गुड, मजा आ गया। अभी प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करेंगे और पहले आपका सारा एक साथ हम लोग कर लेंगे। उसके पहले आप लास्ट एंट्री जो बचा हुआ है, लास्ट या क्या पता 2 एंट्री हो। 1 दिसंबर का तारीख आ गया, क्या इसके पहले कुछ करना चाहिए? कोई इवेंट डेट आता है क्या? बताइए मेरे को। 1 दिसंबर का है, साल में 2 बार इंटरेस्ट रेट दे रहे हो। सितंबर और मार्च का था जहां तक मेरे को याद है। तो कोई इवेंट डेट आया है 1 सितंबर और 31 दिसंबर के पहले? इंटरेस्ट ऑफ सितंबर आया है, वेरी गुड। तो हम लोग पहले जाएंगे अब अपना सारा इन्वेस्टमेंट उठा के इंटरेस्ट मांगने उससे। भाई तू मेरे को इंटरेस्ट दे। मैं यहाँ पे वर्किंग नोट 2 लिख देता हूँ, वर्किंग नोट 2, इंटरेस्ट दे। तो 30 सितंबर को हम उसके पास जाएंगे और बोलेंगे भाई मेरे को मेरा इंटरेस्ट दो, मेरा इतना सारा इन्वेस्टमेंट जमा होके रखा हुआ है। तो 30 सितंबर 2002 को हम लोग इंटरेस्ट मांगेंगे और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। और इंटरेस्ट जो मांगेंगे उससे कितने रुपए पे मांगेंगे? सिंपल सा, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, यहीं पर आपको मिल जाएगा। टेबल का खूबसूरती यही है। 41,000 मेरा नॉमिनल वैल्यू मेरे को पता है भाई, तो मेरे को इतने रुपए का इंटरेस्ट चाहिए। 41,000 10% और कितने महीने का? ऑब्वियसली सितंबर के पहले लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या हुआ होगा? मार्च। सो 6 मंथ्स का आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। 2050 बहुत एक दो जन बोला है, कंफर्म करके मेरे को बता दो 2050 इज द राइट आंसर और नॉट। सो आ गया है 2050 और लोग भी वही बोल रहे हैं। सो 2050 इंटरेस्ट आ गया आपका, डैश डैश कर दीजिए, काम खत्म। वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द सम।
एंड बहुत ही ब्यूटीफुल नोट में एंड करिएगा इसको और राइट करके बताइएगा, रॉन्ग मत करिएगा इसको। लास्ट एंट्री है 1 दिसंबर का। 1 दिसंबर को हम लोग चलते हैं, परचेज करना है भाई, परचेज करना है, कम इंटरेस्ट है, ध्यान से करना। 1 दिसंबर का परचेज है। सो 1 दिसंबर 2002 टू बैंक इज योर परचेज। 6,000 रुपए का यहाँ पे स्टॉक है, 6,000 नॉमिनल वैल्यू। इंटरेस्ट एंड अमाउंट आप कैलकुलेट करके दे दो मेरे को। 5595 आ रहा है एक जन का, बाकी लोग भी कैलकुलेट करें। 5595 तो गलत होना चाहिए मेरे को लगता है, मे बी इस इंटरेस्ट को लेस नहीं किए। इंटरेस्ट 100, 5495, वेरी गुड 5495। तो कॉस्ट में आएगा 5495, कम इंटरेस्ट था, ध्यान धोखा हो गया आपके साथ और आपने 100 को लेस नहीं किया होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो ध्यान से करना, और एक्साइटेड नहीं हो जाना, कोई चीज को अगर ढंग से समझ में आ गया तो ध्यान से करो। पढ़ो पढ़ाने लायक ऐसा कॉन्सेप्ट समझो कि भाई पूरा चीज अच्छे से समझ में आ जाए, 2-4 आदमी को और समझा के आओ, सिखा के आओ। ठीक है, चलिए अब हम लोग, पूरा काम अभी हुआ नहीं है, इसके अंदर वापस से हमको ऐड करना पड़ेगा उस परचेज को जो हम लोग नया ऐड किए खरीदे। तो इस परचेज को हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। नॉमिनल वैल्यू था 6,000 एंड यहाँ पे था 5495, लिख रहा हूँ मैं 5495, ऐड कर देता हूँ मैं 47,000, क्योंकि इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सो इसलिए मैं एडिंग। बताओ मेरे को लास्ट आंसर 40618, 40618, 47,000। ठीक है, सो दिस टेबल इज नाउ कंप्लीट। अभी आपको ये टेबल क्यों बनाना था, सबसे बढ़िया बात क्या, अब ये जो फिगर है ना, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस से मैच करना चाहिए, और अभी भी पूरा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी काम बाकी है। आइए करते हैं उस काम। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले बैलेंस करने चलेंगे, लेकिन बैलेंस करते वक्त कुछ कुछ चीज ध्यान रखेंगे। बैलेंस कैसे होगा, डेबिट साइड ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, उससे आप बैलेंस कर लोगे। ईयर का एंड जो है, बुक्स का एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईयर का एंड आ रहा है कब, देखो भाई 31 दिसंबर 2002। क्या हम लोग बात किए कि 31 दिसंबर जो बुक्स का क्लोजिंग डेट है वो भी एक इवेंट डेट है, राइट? तो अगर वो भी एक इवेंट डेट है तो मेरे को बताओ ना कि अगर वो एक इवेंट डेट है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं निकलना चाहिए क्या? निकलना चाहिए। इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे तो किस वैल्यू पे निकालोगे भाई? जितना मेरे पास इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है वही वैल्यू पे निकालेंगे, दैट इज 47,000। सो 47,000 पे आप मेरे को इंटरेस्ट निकाल के दो। 47,000 पे अभी कुछ मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बताऊँ भाई क्या लिखना है? भाई बैलेंस शीट लिखना है, मतलब जो क्लोजिंग बैलेंस है, बट क्लोजिंग बैलेंस पे भी आपका जो नॉमिनल वैल्यू है वो है 47,000। सो 47,000 पे इंटरेस्ट निकलना चाहिए। कितना परसेंट? 10%। इनटू कितने महीने का निकलेगा? एक जो निकाल भी दिया 1175, कितने महीने का? बताइए कितने महीने का निकलेगा, पहले ये बताइए मेरे को। बहुत लोग है, सेम है, क्लोजिंग डेट इज एन इवेंट डेट, वहां से आपको लास्ट इंटरेस्ट डेट देखना है, लास्ट इंटरेस्ट डेट वो सितंबर, तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकलना चाहिए। वेरी गुड, सबका सही आंसर आया, नहीं सब सही सही चल रहा है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। और फिगर बताइए कितना आ रहा है इंटरेस्ट का, कैलकुलेट करके कंफर्म कर दीजिए। 1175 एवरीबॉडी, वेरी गुड 1175। अब आप बाकी जो फिगर्स है इसको भी क्लोज करो। क्या होगा कि सारे नॉमिनल वैल्यू को इधर ऐड करोगे, इधर माइनस करोगे, आंसर यहाँ पे देखो 47,000 ही आएगा। आप लोग बैलेंस कर लो, उसके बाद भी 47,000 आएगा, नहीं बैलेंस करोगे तो भी 47,000 आएगा। कॉस्ट को भी आप यहाँ से ऐड कर लो, यहाँ से माइनस कर लो, आपका यही आंसर आना चाहिए, तभी आपका मैच करेगा और एग्जाम में राइट होगा, वरना नहीं राइट होगा। ठीक है, 40618 से यहाँ पे करिए और देखिए कितना आ रहा है, 40618। चेक करिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। 6178 जो भी है उसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, 40617, कुछ लोग बोल रहे हैं तो लेजर को आप मैच करके चलिए 7, और वहां पे भी 1 रुपया एडजस्ट कर लीजिएगा। 7 8, 1 रुपया राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आया होगा किसी का भी, कोई अगर ज्यादा लिया होगा या कोई कम लिया होगा। ठीक है, अब क्या करना है, लास्ट इंटरेस्ट कॉलम को बैलेंस करना है, एक काम ये रह गया है। दूसरा काम ये रह गया है कि आप प्रॉफिट को, अच्छा प्रॉफिट को आप इनकॉर्पोरेट करके ये आंसर लाए हो ना, एक बार चेक कर लो, क्योंकि बिना प्रॉफिट की इनकॉर्पोरेट किए आंसर आना नहीं चाहिए। तो प्रॉफिट जो है आपका वो था हम लोग का 353 एंड 333, इन दोनों को ऐड करो और बताओ मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है। 686।
जो प्रॉफिट आता है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो हम लोग जैसे पहले भी बात की है, लॉस होने से YPL में लिखते हैं, प्रॉफिट होने से 2PL में लिखते हैं, ठीक है, 2PL अकाउंट। सो अब 686, कोई बोल रहा है 686, तो आप कहाँ लिखोगे, कॉस्ट के कॉलम में लिखोगे हमेशा, ठीक है, किसके कॉलम में, कॉस्ट के कॉलम में। सो 2PL आप प्रॉफिट जो लिखोगे वो कॉस्ट के कॉलम में लिखोगे, ईयर के एंड के डेट दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिलाओ इस फिगर को कि ये मैच कर रहा है कि नहीं, ये सारे क्रेडिट को ऐड करो, डेबिट को लेस करो, आपका ये 406178 या 8 जो भी है वो आना चाहिए, इधर का भी नॉर्मल वैल्यू को ऐड करो, फिर ये लेस करो, ये 47,000 आना चाहिए। वी आर कॉन्फिडेंट क्या आएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली उसको क्लोजिंग को लिख दिया, मैच लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड। जब वो मैच हो जाए तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को, क्रेडिट साइड के जो इतने इंटरेस्ट है ऐड करो, डेबिट साइड के सारे इंटरेस्ट को लेस करो, और फिर जो फिगर है वो इंटरेस्ट कॉलम में लिखोगे। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, वापस से मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैच मैच मैच, वेरी गुड मैच। अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट की फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर वो बताइए। दिस इज द प्रॉफिट का फिगर है, मैं ऐसे ब्रैकेट में P लिख दे रहा हूँ ताकि आपको घर पे समझ में आए। 3979 इज द इंटरेस्ट बैलेंस बोल रहा है, 3979। तो मैं इसके बगल में I लिख देता हूँ, एग्जाम में PI ये सब आपको नहीं लिखने का दरकार है, 3979, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द एंटायर लेजर, आपका एक एक पोर्शन आपका मैच कर गया, दिस इज नाउ क्लोज्ड, एवरीथिंग मस्ट बी बैलेंस, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स द इन्वेस्टमेंट का जो डिबेंचर वाला पार्ट है, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक जो शेयर्स वाला है। आपको उसके पहले क्या करना है, डिबेंचर्स वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लो, फिर हम लोग उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। चलो फिर